नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है मृणाल पटेल और आज हम देखेंगे 8 दिसंबर मंगलवार के इंडियन एक्सप्रेस में मुझे एग्जाम के लिए काम की चीज़ें क्या लगी। हालांकि आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर और अभी पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर किरण बेदी के साथ मेरा एक जॉइंट एजुकेटर सेशन होने वाला है, जहां पर हम लोग गवर्नेंस टॉपिक्स के साथ जुड़े हुए यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स के अलग अलग मेंस के क्वेश्चंस, निबंध के क्वेश्चन और उसमें हम कैसे जवाब लिख सकते हैं उसकी चर्चा करेंगे। ये सेशन फ्री है, उसकी रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है और वो अनअकैडमी के फ्री प्लेटफॉर्म पे हो रहा है, जहाँ पर एक सिस्टम अब नया आया है कि फ्री रजिस्ट्रेशन करते वक्त कोड यूज़ करना होता है। तो आप कोड यूज़ करें mrunal.org एंड यू विल ज्वाइन फॉर फ्री। अब हम देखते हैं आज न्यूज़पेपर में काम की चीज़ें क्या हैं। पेज 1 पर काफ़ी खुशी के समाचार कि आज पेज 1 पर कोई काम की चीज़ नहीं है। हालांकि बॉल बाय बॉल कमेंट्री जारी है किसानों का भारत बंद आंदोलन या फिर कि कैसे नया पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाने का जो प्रोजेक्ट था सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टे ऑर्डर दिया है। लेकिन ये सब बॉल बाय बॉल ट्रांजिशनरी थिंग्स इसमें हमारे लिए एग्जाम में काम कर। पेज 2 पर चलें, अनुसंधान काम का नहीं। पेज 3 स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ में कुछ काम का नहीं। हालांकि ये अहमदाबाद एडिशन में कुछ ऐसा समाचार है कि वडोदरा में एक म्यूनिसिपल ऑफिसर करोड़ों रुपए की डिसप्रपोर्शनेट एसेट्स यानी आय से अधिक संपत्ति के साथ पकड़ा गया, यानी कि वो करप्शन कर रहा था। यहाँ से एक केस स्टडी बन सकती है। हम पाते हैं कि कई अफसरों के पास, कई नेताओं के पास डिसप्रपोर्शनेट एसेट्स होती है, आय से अधिक संपत्ति। तो हम लोग टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन की मदद से कैसे इन चीज़ों को डिटेक्ट कर सकते हैं, बताइए। फॉर पेपर 4 एथिक्स। असल में ये प्रश्न बिल्कुल ही डिफिकल्ट नहीं है। 2020 का जो इकोनॉमिक सर्वे आया उसमें एक चैप्टर था बैंक नेशनलाइजेशन के 50 साल। वहाँ पर उसने बताया कि कैसे हम टेक्नोलॉजी की मदद से बैड लोन की समस्या, मतलब लोग लोन लेते हैं वापस नहीं करते, पूरी धांधली होती है, उससे कैसे लड़े। वहाँ पर जो उपाय सुझाए गए थे, टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस टू प्रिवेंट बैड लोन्स इन बैंकिंग, वही टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन सीधे छाप सकते हो डिसप्रपोर्शनेट एसेट्स के लिए। फॉर एग्जांपल जियो टैगिंग ऑफ द एसेट्स, यानी कोई भी प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, फैक्ट्री, ज़मीन है, उसका फ़ोटो खींचे जाए, उसका लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड के इन्फॉर्मेशन के साथ, जीपीएस कोऑर्डिनेट के साथ और आधार कार्ड के साथ लिंक किया जाए कि ये आदमी के नाम की ये प्रॉपर्टी है। और फिर ऐसा बिग डेटा एनालिटिक्स किया जाए तो अपने आप पता चल जाएगा कौन किस संपत्ति का मालिक है। और फिर वही सारे आधार कार्ड नंबर के साथ बैंक अकाउंट नंबर लिंक हो तो पता चले कहाँ पैसा आ रहा है, कहाँ पैसा जा रहा है। सोशल मीडिया प्रोफाइल्स का मॉनिटरिंग किया जाए कि कुछ लोग जो इधर उधर मॉरिशस गया, स्विट्ज़रलैंड गया वैकेशन के फ़ोटो खींचते हैं, ऐसे ही कोई भ्रष्ट अफसर के बच्चे लोग, तो उनका पूरा डिटेक्शन कि ये आधार कार्ड नंबर के साथ ये सोशल मीडिया अकाउंट है और उसका बाप, इसकी इतनी सैलरी है तो ये कैसे अय्याशी कर रहा है। सो मैनी थिंग्स यू कैन थिंक ऑफ। और उसकी मदद से हम इन टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन की मदद से डिसप्रपोर्शनेट एसेट्स, आय से अधिक संपत्ति को पकड़ सकते हैं ऐसे लोगों को। क्या दैट वॉज पेज 3। आगे बढ़ते हैं पेज 4। पेज 4 में स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ में कुछ काम का नहीं। पेज 5 एडवर्टाइजमेंट्स काम के नहीं। पेज 6 में होते कॉलम, आज कोई भी कॉलम काम का नहीं है। एक बड़ा कॉलम है एग्रीकल्चर के बारे में, फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में। अब वो वही सब चीज़ें जारी हैं। उसमें तो मित्रों नए साल का इकोनॉमिक सर्वे आया, उसने जो पॉइंट्स, उतने ही रिफॉर्म्स हमने याद कर। फिर एक कंट्रोवर्सी चल रही थी कि आईआईएम इंस्टीट्यूट्स को जो ऑटोनॉमी, स्वायत्ता दी गई है, तो वो अपनी मनमानी कर रहे हैं और सरकार अब उन पर लगाम लगाना चाहती है। लेकिन ये नेगेटिव टाइप की चीज़ें तो वो इतनी काम की नहीं। भारत में कोविड वैक्सीन को ट्रायल देने के लिए और अनुमति के लिए उसकी कॉलम वो भी बहुत ज़ोरदार नहीं लिखी गई। कुछ दिनों पहले एक चीज़ आई थी कि लैब ग्रोन मीट, पशु में से जो मांस बनता है ऐसा नहीं, लैब में ही सब केमिकल प्रोसेस से मीट बनाया जाए और उसको बेचा जाए तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम होगा और उसमें बैक्टीरिया के चांस भी कम रहते। तो सिंगापुर की अथॉरिटीज़ ने ऐसे लैब ग्रोन मीट को भी मानव उपभोग, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बेचने के लिए अनुमति दी है। इसके बारे में कॉलम, लेकिन वो तो हमने पढ़ लिए थे, फ़ायदे तो काम का नहीं। फिर एक कॉलम योगिंदर अलग के बारे में। ये योगिंदर अलग एक ज़माने में इकोनॉमिस्ट थे, शायद प्लानिंग कमीशन में भी थे, कांग्रेस सरकार में शायद मिनिस्टर भी थे, जेएनयू में शायद वाइस चांसलर भी थे। कई बार इंडियन एक्सप्रेस में ये कॉलम लिखते हैं। इनकी कॉलम पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। उसका कारण ये है उनकी सभी कॉलम घूम फिर के एक ही बात पे आती है कि मैं जब 60s से लेके 90s में मैं पॉलिटिक्स में या इधर उधर था तो मैंने ये बड़े बड़े काम किए थे। उस टाइप के प्रश्न कि 60s और 90s के बीच क्या रिफॉर्म लिए गए, वो सब यूपीएससी में जब से मोदी सरकार आई है
अब जो प्रश्न आते हैं वो ऐसा होता है कि कंटेम्पररी इश्यूज़ खास करके इकोनॉमिक सर्वे में जो हाईलाइट किया हो वही पूछा जाता है। लिबरलाइजेशन में बहुत खींच के वो नरसिंह राव के आसपास जो चीज़ें हुई और आज उसकी इम्पैक्ट, तो वो तो आपको एनसीईआरटी क्लास 11 इकोनॉमी और उसके बाद न्यूज़पेपर में ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट, ये वो पढ़ते रहो तो हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, पेज 7 पर भी आज कॉलम्स, उसमें एक कॉलम है मनीष सब्बरवाल। ये मनीष सब्बरवाल वो प्राइवेट सेक्टर के एंटरप्रेन्योर, उन्होंने कुछ टीम लीज सर्विस बनाई थी। इनकी भी सभी कॉलम में घूम फिर के बात इतनी होती है कि अभी भी ये लाइसेंस कोटा इंस्पेक्टर राइट टाइप के प्रॉब्लम्स जारी हैं और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस करना है तो हमने फैक्ट्री लेबर लॉज रिफॉर्म करने होंगे। वो कितना भी लिखे घूम फिर कर बात सिर्फ इतनी ही आती है। तो इनकी भी कॉलम कुछ पढ़ने का बहुत फ़ायदा नहीं। आज उन्होंने सब लिखा है कि बैंकों को, उसमें लार्ज कॉरपोरेट और एनबीएफसी को लाइसेंस देना चाहिए कि नहीं, बट वही जो पुराने मुद्दे आगे भी हमने देखे थे वही रिसाइकल हो रहा है कि कैसे यस बैंक आईएलएफएस टाइप के फ्रॉड बढ़ जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ हमने बैंकों की संख्या बढ़ानी होगी तभी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को लोन मिलेंगे वगैरह। तो लेकिन मतलब एग्ज़ाम के लिए कोई जोरदार निकल के ऐसी चीज़ें हैं नहीं, तो पढ़ने का फ़ायदा नहीं। उसके बाद पेज 7 पर सी राजा मोहन की कॉलम। सी राजा मोहन इंटरनेशनल रिलेशंस पे लिखते हैं। पिछले 2 हफ्ते उन्होंने मिडल ईस्ट के बारे में लिखा था, आज मुद्दा बदला है, ग्लोबल क्लाइमेट डिप्लोमेसी के बारे में। उन्होंने पाया कि चीन में ऑथोरिटेरियन एनवायरमेंटलिज्म चल रहा है, यानी कि ऊपर उनकी केंद्र की सरकार प्रेसिडेंट शी जिनपिंग वो जो भी स्ट्रिक्ट नियम बनाए वही नीचे लागू किए जाते हैं। किसी को मतलब स्टेक होल्डर का कंसल्टेशन, पार्टिसिपेशन, फीडबैक वो सब नहीं। शी जिनपिंग ने बोला इतने से ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए वरना इतना दंड होगा, या ये पॉल्यूटिंग फैक्ट्री को बंद करवा दो इस इलाके में, तो उसी तरह से काम होता है। यानी ऑथोरिटेरियन एनवायरमेंटलिज्म ये चीन में पॉसिबल है क्योंकि आप जानते हैं वहाँ पर सिंगल पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता है। लेकिन दूसरी जितनी भी लिबरल डेमोक्रेसीज़ हैं, चाहे यूएसए हो, इंडिया हो, यूरोप के देश, वहाँ पर ऑथोरिटेरियन एनवायरमेंटलिज्म नहीं चल सकता, वहाँ पर लिबरल एनवायरमेंटलिज्म चलता है। यानी उदारमतवादी, सबको साथ लेके चले। यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को पूछे, स्टेट गवर्नमेंट्स लोकल बॉडी वाले को पूछे, इंडस्ट्री से पूछे, एकेडमी से पूछे, जनता से पूछे, क्योंकि डेमोक्रेसी है तो सबको पूछ के चलना पड़ता है, कोई एक अपनी मनमानी नहीं कर सकता। हालांकि लिबरल एनवायरमेंटलिज्म के चलते जितना स्ट्रिक्टली हमने पॉल्यूशन कंट्रोल करना चाहिए वो हम कर नहीं पाते। तो चीन वाला मॉडल शायद कुछ लोगों को लगता है कि और बेहतर है। खैर, एक ज़माने में अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप, आप जानते हैं वो ऑयल लॉबी, माइनिंग लॉबी, उनके साथ बहुत उनको क्लोज रिलेशन थे, तो पर्यावरण के बारे में उनकी चिंता कम थी। पेरिस क्लाइमेट डील में से भी उन्होंने यूएसए का नाम हटवा दिया था। हालांकि अब नए प्रेसिडेंट जो बिडेन, उन्होंने कहा है कि हम वापस से पेरिस डील ज्वाइन करेंगे, वापस से क्लाइमेट चेंज पर एक्शन लेंगे, और ज़रूरत पड़ी वो सारे फॉरेन पॉलिसी के टूल्स, जैसे कि बाहर से चीन से या भारत से कोई सामान आ रहा है उसमें ज़्यादा पॉल्यूटिंग चीज़ें हैं तो उस पर हम ज़्यादा टैक्स लगाएंगे, ज़रूरत पड़ी तो सैंक्शन मतलब प्रतिबंध भी लगा देंगे ऐसी चीज़ों की एंट्री होने से अमेरिका में। और चीन ने भी सामने ये कहा है कि अगर अमेरिका ज़्यादा सीरियसली क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस गैस के बारे में एक्शन लेगा तो चीन भी उसने जितनी भी कमिटमेंट की होगी कि इतने मिलियन टन हम कार्बन डाइऑक्साइड कम करने वाले, उससे भी ज़्यादा कमिटमेंट करने के लिए हम भी तैयार हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब अमेरिका और चीन दोनों ही सीरियस हो जाए क्लाइमेट चेंज के बारे में, तो भारत सरकार ने भी सोचना होगा कि हम क्या करेंगे, क्योंकि अभी तक हमारा रुख ये रहा है कि हम बहुत गरीब हैं, हम क्लाइमेट चेंज के खिलाफ इतने से ज़्यादा नहीं लड़ सकते, अमेरिका ने हमको करोड़ों रुपए देने चाहिए, टेक्नोलॉजी देनी चाहिए। लेकिन अगर चीन और अमेरिका दोनों मिल गए क्लाइमेट के मुद्दे पर तो भारत अकेला हो जाएगा। सो वी हैव टू बी रेडी फॉर दिस चैलेंज। सो दैट इज़ पेज 7, क्लाइमेट डिप्लोमेसी। तीसरा कॉलम है जल्लीकट्टू, जो एक प्रकार का बफेलो स्पॉट रेस साउथ इंडिया में खेला जाता है। उसके ऊपर एक फ़िल्म बनी थी जो भारत ने अपनी ऑस्कार नॉमिनेशन में अपने देश की तरफ से भेजी है। उसके बारे में कॉलम लेकिन कुछ मज़ेदार नहीं। पेज 8 पर राशि भविष्य काम का नहीं। पेज 9 पर चले, वहाँ पर नेशनल न्यूज़ अलग अलग स्टेट से, जैसे झारखंड सरकार ने तय किया है कि किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे, लोन वेवर, और उसके लिए 2000 करोड़ अलॉट किए हैं। और एक योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। फसल बीमा आप समझते हैं, क्रॉप इंश्योरेंस, किसान थोड़ा प्रीमियम भरे, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट थोड़ा प्रीमियम भरे, और जब फसल बर्बाद हो जाए बिकॉज ऑफ सम नेचुरल डिजास्टर और सम पेस्ट अटैक, जैसे लोकस्ट अटैक, टिड्डियों का हमला हो जाए, तो इंश्योरेंस कंपनी किसान के नुकसान की भरपाई करे। हालांकि ये योजना में कुछ खामियां थी, प्रीमियम के रेट कुछ ज़्यादा थे स्टेट गवर्नमेंट्स की, ये बहुत महंगा पड़ता है। इंश्योरेंस कंपनियां जल्दी से किसानों के क्लेम्स अप्रूव नहीं करती थी। तो अलग अलग स्टेट्स वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पार्टिसिपेट पहले करते थे, अब निकल रहे हैं। गुजरात जो कि खुद बीजेपी स्टेट है वो भी इसमें से निकल गया है, और झारखंड
उन्होंने भी अब अनाउंस किया है कि हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू नहीं करेंगे, उसकी जगह एक नई योजना लाएंगे जिसका नाम होगा फसल राहत योजना। अब इंडिविजुअल स्टेट में क्या हो रहा है वो इंडिविजुअल नाम के साथ याद नहीं करना, लेकिन मेंस पेपर 2 में फेडरलिज्म के मुद्दे, तो ये भी एक इशू है कि कैसे अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स वो अलग अलग योजनाओं से बाहर हो रही है, क्योंकि उनको कंसल्ट करके या उनके इश्यूज़ को एड्रेस करते हुए यूनियन गवर्नमेंट ने ये योजनाएं शायद नहीं बनाई है या उस प्रकार के रिफॉर्म नहीं ले रहे हैं। सो इफ़ यू वांट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म तो स्टेट की बात भी सुननी चाहिए, उनकी ग्रीवांस एड्रेस करने चाहिए। और जहाँ तक लोन वेवर की बात है तो कौन से राज्य ने कितने लाख का या कितने करोड़ का लोन वेवर अनाउंस किया वो काम का नहीं। लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे ने पाया कि ये किसानों का कर्जा माफ जो किया जाता है वो प्रैक्टिस खराब है, उपयोगी नहीं है, और उसके सब कारण दिए। तो आप उतना ही इंट्रोडक्शन कंक्लूजन पढ़ के जाइए, उसमें से सारे मुद्दे हो गए। सो दैट इज़ पेज 9। उसके अलावा पेज 9 में कुछ काम का नहीं। पेज 10 पे चले। पेज 10 में वैक्सीन ट्रायल की बातें, उसमें एक चीज़ याद रखनी है मित्रों, जब भी आपने कोई नए ड्रग की अप्रूवल लेनी है तो हेल्थ मिनिस्ट्री, उसके नीचे सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO, और उसके नीचे होता है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI, उससे अनुमति लेनी होती है। अब ये सब ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए एक पोर्टल बनाया गया है सुगम। तो सुगम पोर्टल पर ये अलग अलग कंपनियां अपनी एप्लीकेशन डाल रही हैं। हालांकि वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स है कि इमरजेंसी यूज़ ऑथोराइजेशन ऐसा जो कॉलम होना चाहिए वो वहाँ पर है नहीं, एक्सेट्रा। खैर, हमने वन लाइनर MCQ में कि सुगम पोर्टल किसके लिए, तो ये ड्रग ट्रायल की परमिशन लेने के लिए। और किसने बनाया है, तो जवाब है हेल्थ मिनिस्ट्री के नीचे सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO। अलग अलग कंपनी आप जानते हैं भारत में वैक्सीन लॉन्च करना चाहती है। फाइजर ने अपनी वैक्सीन के लिए अनुमति मांगी है, फिर भारत बायोटेक उन्होंने अपनी वैक्सीन कोवैक्सीन के लिए अनुमति मांगी है, फिर पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उन्होंने अपनी वैक्सीन कोविशील्ड के लिए अनुमति मांगी, एंड सो ऑन। खैर, बॉल बाय बॉल कमेंट्री चल रही है, एक दो लाइन में याद होनी चाहिए कि ये कंपनी का ये वैक्सीन है। पेज 10 पर एक दुखद समाचार, छत्तीसगढ़ में 4 नाबालिग लड़कों ने, माइनर्स, किशोर, एडोलेसेंट, ये सब ने क्लास 9 में पढ़ती एक लड़की को किडनैप किया और 15 डेज तक रेप किया। तो प्रश्न ये होता है एथिक्स पेपर 4 के लिए कि हम पाते हैं कि किशोरों में अपराधिकता, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी और पर्टिकुलरली वायलेंस अगेंस्ट वीमेन, उसमें भी जुवेनाइल बढ़ चढ़ के आ रहे हैं। पहले भी दिसंबर 2012 का गैंग रेप देखे आप दिल्ली में, या फिर उसके बाद भी बहुत ऐसी जो खराब घटनाएं हुई। सो व्हाट आर द रीजंस फॉर इंक्रीजिंग इंस्टेंसेस ऑफ जुवेनाइल्स इन्वॉल्व इन सेक्सुअल वायलेंस, और उसको रोकने के लिए हम क्या करें, मेंस पेपर 4 का प्रश्न। पेज 10 पे रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज, साहित्य के लिए ये रविंद्रनाथ टैगोर का प्राइज़ असल में भारत सरकार या भारत की संस्था नहीं दे रही है, अमेरिका का कोई इंस्टीट्यूट है, पीटर बुंडेलो, उन्होंने ये प्राइज़ शुरू किया है। ये 2020 का प्राइज़ राज कमल झा और उनके उपन्यास नॉवेल द सिटी एंड सी को दिया गया है। इसके अलावा यही संस्था रविंद्रनाथ टैगोर प्राइज़ के नाम पर सोशल अचीवमेंट का प्राइज़ भी दे रही है, और वो 2 लोगों को दिया गया है, ओमान के सुल्तान और दूसरा भारत के किसी डांसर संदीप को। खैर, नॉन IAS एग्जाम में ऐसी चीज़ें याद रखनी है, UPSC की IAS परीक्षा में तो ऐसा नहीं पूछता। मैंने एक बार आपको बताया था कि आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है या आपका कोई ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है उसके बारे में समाचार आए तो उसको भी नोट डाउन करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अपने हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन ने ये कहा है कि भारत में अलग अलग लोगों में जो अलग अलग कैंसर होते हैं उसकी मॉलिक्यूलर प्रोफाइल बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि उस हिसाब से कौन सी दवाई किस पर असर करेगी या वो सब का और बेहतर रिसर्च डेवलपमेंट हो सके। इस टाइप की न्यूज़ सभी जनरल स्टडीज़ के एस्पायरेंट्स के लिए काम की नहीं। लेकिन सपोज़ आपने मेडिकल साइंस एज एन ऑप्शनल है, या फिर कि आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं और आपने MBBS या बायोटेक्नोलॉजी के साथ कुछ MSc MTech टाइप का कोर्स किया है, तो फिर ये मोलिकुलर प्रोफाइल ऑफ कैंसर वो क्या है, उससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं, ये सब आपने पढ़ के तैयार थोड़ा थोड़ा करके जाना चाहिए। कई बार मैं मॉक इंटरव्यू में ये पाता हूँ कि डेंटिस्ट को सिंपल सवाल पूछा जाए कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कैंसर्स, वो बिनाइन और मेलिग्नेंट, तो या फिर कि डायबिटीज़ और उसके क्या टाइप होते हैं, टाइप 1 टाइप 2 वगैरह, तो भी कुछ कैंडिडेट्स ऐसा रिएक्शन देते हैं एज इफ कि हमने डेंटिस्ट्री की है तो ये हमारा सब्जेक्ट नहीं। इतना बेसिक पता होना चाहिए। ऐसा ही मतलब मैथ्स किया है और मुझे थोड़ा स्टैटिस्टिक का पता नहीं, दिस टाइप ऑफ थिंग्स अगर आप इंटरव्यू में करेंगे तो वो इंप्रेशन कम करता है, तो थोड़ा बहुत पढ़ के जाना चाहिए। सो दैट वाज पेज 10। अभी हम चले पेज 11। पेज 11 पर एथिक्स पेपर 4 के लिए एक कॉलम। आप जानते हैं रोल ऑफ सोसाइटी, टीचर्स, पेरेंट्स, और उससे चाइल्ड की अपब्रिंगिंग, बहुत कुछ मुद्दे बनते हैं। फिर सुसाइड प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन प्रॉब्लम्स अमंग चिल्ड्रन, जिसका एक प्रमुख कारण होता है कि शिक्षा के लिए बहुत दबाव, कंपटीशन का माहौल।
अब ये पाया गया आजकल बहुत सारी स्टार्टअप कंपनियाँ आ गई हैं और वो बच्चों को अलग अलग एक्टिविटी में अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए कुछ ना कुछ तमाशे करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल एक माहौल ऐसा चल रहा है कि छोटे बच्चों को भी कंप्यूटर कोडिंग सिखाना चाहिए और फिर वो ऐसा कुछ फॉल्स मार्केटिंग क्लेम कहीं पर कि ये वाला बच्चा था, उसको गूगल ने करोड़ों रुपए की सैलरी दे दी, तो पेरेंट्स भी मौज में आ जाते हैं कि हमारा बेटा भी करोड़पति बन जाए। और फिर प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं उन बच्चों को कंप्यूटर कोडिंग सिखाई जाती है। क्रिटिक्स का ये कहना है कि कंप्यूटर कोडिंग तो आप जानते हैं पूरा मैथमेटिकल इफ एल्स टाइप की चीज़ चलती है, तो वो समझने से पहले बच्चे को मैथमेटिक्स सही से आना चाहिए, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और उसके बहुत सारे और भी सिद्धांत जो अलजेब्रा वगैरह में आते होंगे। लेकिन वो सब पढ़ाए बिना ही सीधा ही आपकी 6 साल का बच्चा है उसको सीधा कंप्यूटर कोडिंग करना सिखा दो, एक तो उसको समझ में नहीं आता, वो ज़्यादा प्रेशराइज फील करता है, पेरेंट्स और सबकी एक्सपेक्टेशन और बढ़ने लगती है। तो ये असल में बच्चों में डिप्रेशन सुसाइडल टेंडेंसी को बढ़ाता है। तो ये मतलब एथिक्स पेपर 4 और निबंध के अंदर लिखने के लिए एक मुद्दा कि ये स्टार्टअप कंपनियां जिनका हमेशा उद्देश्य होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर कैसे लेकर आएँ और उसकी मदद से अपना इतना मोटा करोड़ों रुपए का बिजनेस है ऐसा दिखाकर फॉरेन इन्वेस्टर से और बिलियंस ऑफ रुपये लेके आए, ये सब तमाशे में कहीं ना कहीं बच्चों का और जो भी उसके कस्टमर्स हैं उनका हित देखा जा रहा है कि नहीं, उसको भी सरकार ने देखने की ज़रूरत है। पेज 11 पर दूसरी एक्सप्लेन्ड सीरीज़ है इको ब्रिज एंड इको डक्ट। मुद्दा ये है धीरे धीरे हाईवे की संख्या बढ़ रही है तो जानवर रात को हाईवे क्रॉस करना चाहते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, इसलिए उत्तराखंड में इको ब्रिज बनाए जा रहे हैं। मतलब हाईवे की दो तरफ 2 पेड़ हों, उसके ऊपर ही एक लकड़ी का कुछ ब्रिज जैसा बना दे कि वो ऊपर से जो भी बंदर है या सांप है रेंगते हुए चला जाए। और कुछ जगह पर इको डक्ट बनाए जा रहे हैं, मतलब हाईवे के नीचे ही गुफा और सुरंग जैसा बनाया जाए तो शेर उसी में से नीचे चल के चला जाए ताकि हाईवे पर जानवरों को एक्सीडेंट कम हो सके। उत्तराखंड में ऐसे इको ब्रिज इको डक्ट बन रहे हैं। खैर उतना हमने तो एक लाइन में ही याद रखना है, यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस वाले ने तो उसके भी 500 वर्ड की कॉलम बनाई, उतना काम का नहीं। पेज 11 पर तीसरी एक्सप्लेन सीरीज़ है कि एनडीए सरकार ने कुछ लैंड एक्विजिशन का 2013 में ऑर्डिनेंस बनाया था, उस वक्त भी काफ़ी विरोध हुआ था। अब ये इतना पुराना याद करके और वो सब करने में कुछ मज़ा नहीं, इनके पास लगता है आज कोई मुद्दा नहीं है तो ऐसे ही पुराने कॉलम डाल रहे हैं। फिर हम चले पेज 12 इंटरनेशनल रिलेशन। पर्सन इन न्यूज़ में वेनेजुला और उसके प्रेसिडेंट निकोलस माडुरो, उन्होंने कुछ इलेक्शन में विक्ट्री क्लेम की है। साइंस टेक्नोलॉजी में काम के समाचार। स्मार्ट वेपन्स मतलब वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की मदद से प्रहार किया जाए तो उसमें मतलब ह्यूमन इंटरवेंशन या मानव के कौशल की बहुत ज़रूरत नहीं होती। ईरान ऐसा क्लेम करता है कि इजराइल ने हमारे टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हत्या की है। वो तो कुछ दिनों से चल ही रहा है, आज उसमें एक नई बात आई। ईरान का ये कहना है कि वहाँ पर कोई गनमैन नहीं था, असल में एक ट्रक में स्मार्ट मशीन गन रखी गई थी और उसको सैटेलाइट से कंट्रोल किया जा रहा था और सैटेलाइट से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उसने कैमरा ने जूम किया होगा और कि यही हमारा टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट है और उसको गोली मार दी। तो इस तरह के स्मार्ट सैटेलाइट कंट्रोल मशीन गन का उपयोग हो रहा है। क्या निबंध के पेपर में कुछ बार की आर्म्स रेस वगैरह और टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी के नेगेटिव चीज़ें भी हैं कि इतनी सोफिस्टिकेटेड जब चीज़ें बनाई जाए और उससे लोगों को मारने के लिए उसका इस्तेमाल, ऑफकोर्स फ़ायदे भी आतंकवादी को मारे, लेकिन एक दूसरे के साथ दुश्मनी निकालने के लिए भी इसका दुरुपयोग, दिस इज़ अ डेंजर। अमेरिका के एक सॉन्ग राइटर बॉब डेलन, उन्हें कुछ साल पहले नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था। उन्होंने अपने सारे 600 से ज़्यादा सॉन्ग्स को $300 मिलियन में बेच दिया वगैरह। आईएएस एग्जाम में काम का नहीं, लेकिन पर्सन इन न्यूज़ करके पता होना चाहिए ऐसे बड़े बड़े नाम। बॉब डेलन कौन है? तो साइंटिस्ट नहीं है, वो सॉन्ग राइटर म्यूजिशियन। पेज 13 इकोनॉमी में आज कुछ भी काम का नहीं, बॉल बाय बॉल चीज़ें जारी है। हालांकि एक दो चीज़ें, जेट एयरवेज 2019 में जेट एयरवेज बंद हो गया था क्योंकि उसके बिजनेस अच्छा चल नहीं रहा था और बैड लोन्स बहुत ज़्यादा थे। हालांकि अब मुरारी लाल जालन और कालरोक कैपिटल ऐसे कुछ नए इन्वेस्टर्स आए हैं, उसने और ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट किया है और सोच रहे हैं कि 2021 की गर्मियों की छुट्टी तक वापस एयरलाइन खड़ी हो जाएगी, जिसे वो कहेंगे जेट 2.0 और छोटे छोटे शहरों को कवर करने की कोशिश कर। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड, असल में अमेरिका की कंपनी भारत में लाइसेंस के साथ काम कर रही थी, कोरोना के चलते बिजनेस ठप हुआ तो उन्होंने कहा हम म्यूचुअल फंड स्कीम बंद करते हैं। इन्वेस्टर को ऐतराज़, उसकी सब बॉल बाय बॉल कंट्रोवर्सी काम की नहीं। बाकी सब मुद्दे क्वार्टरली जीएसटी या रिटर्न, वो तो मैंने कल आपको बताया था कि कैसे उसकी मदद से छोटे व्यापारियों को थोड़ी रियायत मिले, आसानी हो। असल में मुद्दा क्या है वो हमने तैयार करने की ज़रूरत नहीं। चाइना के एक्सपोर्ट भारत में अब कम हो रहे हैं। अगेन अगले साल इकोनॉमिक सर्वे आए, उसमें वॉल्यूम 2 होता है, वॉल्यूम 2 में प्रीवियस ईयर का डेटा देते हैं, उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा होगा
कि अपना कौन से देश के साथ सबसे ज़्यादा कम है, वो सब देख लो, काम हो गया। फिर हम चले पेज 14। पेज 14 वैसे तो स्पोर्ट, लेकिन आज दो काम के समाचार। अंजू बॉबी जॉर्ज जो एक एथलीट है, उन्होंने ये कहा कि उनके शरीर में सिर्फ एक ही किडनी है और फिर भी उन्होंने अलग अलग सारी चीज़ें हासिल की। तो कहीं पर कुछ लिख रहा हो ऑर्गन डोनेशन के बारे में, यू कैन कोट दैट किडनी डोनेशन डज नॉट रिड्यूस योर फिजिकल एफिशिएंसी। जैसे कि ये अंजू बॉबी जॉर्ज वो ओलंपिक वगैरह के मेडल भी जीत के आई है। दूसरे काम के समाचार। आप जानते हैं किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं अलग अलग एपीएमसी एक्ट्स के बारे में। पंजाब और हरियाणा के कुछ रेसलर्स, एथलीट्स, बॉक्सर वो किसानों के समर्थन में अपने खेल रत्न अवार्ड हम वापस कर देंगे ऐसी सब मुहिम चला रहे हैं। इस पर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने क्रिटिसाइज़ किया है कि किसानों के साथ आप सौहार्द में हैं वो एक मुद्दा, अवार्ड वापस करना वो दूसरा मुद्दा है, आप दोनों को कंबाइन ना करें। यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का ये कहना है कि आपको जब खेल रत्न अवार्ड दिया गया तो वो आपकी स्पोर्ट्स प्रतिभा के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने दिया है और भारत के लोगों के बिहाफ पे दिया है। सो इट इज़ अ रिस्पेक्ट गिवन टू यू। अब ये कहना कि क्योंकि बीजेपी सरकार या मोदी सरकार किसान विरोधी है इसलिए हम अपने अवार्ड्स वापस करेंगे, तो आप लोगों का सम्मान उसको आप डिसऑनर कर रहे हैं, क्योंकि लोगों ने आपको ये सम्मान दिया है खेल रत्न का, किसी एक सरकार विशेष या पार्टी विशेष ने नहीं दिया है। तो ये भी ये एथिक्स वगैरह कहीं पर सोचने का मुद्दा कि क्या अवार्ड वापसी करना वो सही तरीका है किसी मुद्दे पर विरोध करना। खैर, सो दैट वाज पेज 14 और ये था आज का समाचार पत्र।